नमस्कार साथियों। तो भारत की आजादी के बाद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए भोजन, पानी और आजीविका की व्यवस्था करना भी उतना ही बड़ा प्रश्न था। विशेष रूप से राजस्थान जैसे राज्य, जहां मीलों तक फैला थार का रेगिस्तान वर्षों से सूखा, अकाल और पलायन का प्रतीक बना हुआ था। यहाँ की रेत न केवल खेती के रास्ते में बाधा थी, बल्कि मानव जीवन के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती थी। ऐसे ही कठिन हालात में एक ऐसे महाप्रोजेक्ट की कल्पना की गई जिसने आने वाले दशकों में राजस्थान की तकदीर ही बदल दी। यही परियोजना आगे चलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जानी गई, जिसे भारत की सबसे महत्वाकांक्षी सिंचाई योजनाओं में गिना जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना मूल रूप से सतलुज और ब्यास नदियों के जल को राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों तक पहुंचाने की एक ऐतिहासिक योजना थी। आजादी से पहले ही ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र को सिंचित करने के विचार सामने आए थे, लेकिन संसाधनों और राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में यह योजना कागजों से बाहर नहीं निकल पाई। 1947 के बाद जब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, तब केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार दोनों के सामने यह स्पष्ट था कि यदि रेगिस्तानी क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है तो पानी की स्थायी व्यवस्था करनी ही होगी। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी हिस्से, विशेष रूप से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जैसे जिले प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर थे, जो अत्यंत कम और अनियमित थी। कई बार वर्षों तक बारिश नहीं होती थी, जिससे अकाल की स्थिति बन जाती थी। लोग अपनी जमीन छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हो जाते थे। ऐसे में जल संसाधनों के पुनर्वितरण का विचार केवल विकास नहीं, बल्कि मानवीय आवश्यकता बन गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नींव वास्तव में राजस्थान कैनाल परियोजना के रूप में रखी गई थी। इस परियोजना की औपचारिक शुरुआत 31 मार्च 1928 को हुई। उस समय इसका उद्देश्य सतलुज नदी के जल को पंजाब से राजस्थान तक लाना था। बाद में जब देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस परियोजना को विशेष प्राथमिकता दी और इसे राष्ट्रीय महत्व की योजना के रूप में आगे बढ़ाया, तब 1934 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया। इस परियोजना की परिकल्पना अपने आप में असाधारण थी। कल्पना कीजिए कि जहां चारों ओर केवल रेत के टीले, तेज गर्म हवाएं और जीवन की न्यूनतम सुविधाएं हों, वहां सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहरें बनाकर नदी का पानी पहुंचाया जाए। ये केवल इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं था, बल्कि मानवीय संकल्प और दूरदृष्टि का प्रतीक भी था। परियोजना का मुख्य जल स्रोत हरिके बैराज है, जो पंजाब में सतलुज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित है। यहीं से इंदिरा गांधी नहर की मुख्य धारा शुरू होती है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई लगभग 650 किलोमीटर से अधिक है, जिसमें मुख्य नहर, शाखा नहरें, वितरिकाएं और खेतों तक पानी पहुंचाने वाली सूक्ष्म नहरें शामिल हैं। यह नहर भारत की सबसे लंबी नहरों में से एक है। परियोजना को 2 प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया था, ताकि निर्माण और जल वितरण को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। परियोजना का पहला चरण श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों तक सीमित था। इस चरण में अपेक्षाकृत कम रेगिस्तानी क्षेत्र था और भूमि समतल थी, जिससे नहर निर्माण कुछ हद तक आसान रहा। जैसे ही इस क्षेत्र में पानी पहुंचा, इसका प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। जिन जमीनों पर पहले केवल बाजरा या ऊंट ही जीवित रह पाते थे, वहां गेहूं, सरसों, कपास और धान जैसी फसलें उगने लगीं। किसानों की आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार हुआ और क्षेत्र को राजस्थान का धान का कटोरा कहा जाने लगा। पहले चरण की सफलता ने सरकार और नीति निर्माताओं का आत्मविश्वास बढ़ाया। इसके बाद परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत हुई, जो कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण था। दूसरे चरण में बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जैसे गहरे रेगिस्तानी क्षेत्रों को शामिल किया गया। यहाँ रेत के ऊंचे टीले, अत्यधिक तापमान और भौगोलिक कठिनाइयां थीं। नहरों का निर्माण बार बार रेत से भर जाने, तेज आंधियों और तकनीकी समस्याओं से जूझता रहा।
फिर भी इंजीनियरों और श्रमिकों ने इन सभी बाधाओं को पार किया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना केवल सिंचाई परियोजना नहीं थी, बल्कि यह एक समग्र विकास मॉडल बन गई। नहर के साथ साथ सड़कें, पुल, बिजली लाइनें और नए गांव बसाए गए। कई नए शहरों का विकास हुआ। जिन इलाकों में पहले पानी के लिए मीलों चलना पड़ता था, वहां अब नलकूप, तालाब और पाइपलाइन के जरिए जल उपलब्ध होने लगा। इससे न केवल कृषि बल्कि पशुपालन और उद्योगों को भी बढ़ावा मिला। इस परियोजना ने राजस्थान की सामाजिक संरचना को भी बदला। पानी आने के बाद अन्य राज्यों से लोग यहां बसने लगे। पंजाब और हरियाणा से किसान आकर आधुनिक खेती के तरीके अपनाने लगे। इससे कृषि तकनीक में सुधार हुआ और उत्पादन कई गुना बढ़ गया। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई। धीरे धीरे यह क्षेत्र पिछड़ेपन की छवि से बाहर निकलकर प्रगतिशील इलाकों में शामिल होने लगा। हालांकि इतनी विशाल परियोजना के साथ कुछ चुनौतियां और विवाद भी जुड़े रहे। जल वितरण को लेकर राज्यों के बीच मतभेद, जल भराव और मिट्टी की लवणता जैसी समस्याएं सामने आईं। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण जमीन बंजर होने लगी। इससे यह स्पष्ट हुआ कि विकास के साथ संतुलन बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने ड्रेनेज सिस्टम, फसल चक्र परिवर्तन और जल प्रबंधन योजनाएं लागू की। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति, वैज्ञानिक सोच और जनभागीदारी एक साथ आए तो प्रकृति की कठिनतम चुनौतियों को भी अवसर में बदला जा सकता है। यह परियोजना भारत की उस विकास यात्रा का प्रतीक है जहां संसाधनों की कमी को नवाचार और संकल्प से पूरा किया गया। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि आगे इसके दीर्घकालिक प्रभाव, पर्यावरणीय पहलू, वर्तमान स्थिति और भविष्य की चुनौतियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के विस्तार के साथ साथ जैसे जैसे रेगिस्तान में पानी पहुंचा, वैसे वैसे इसके प्रभाव केवल कृषि तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय ढांचे में बड़े बदलाव देखने को मिले। जिन क्षेत्रों में सदियों से जीवन संघर्ष का पर्याय बना हुआ था, वहां धीरे धीरे स्थायित्व आने लगा। पानी ने न केवल खेतों को हरियाली दी, बल्कि लोगों के मन में भविष्य के प्रति विश्वास भी पैदा किया। हालांकि इस परिवर्तन के साथ कई नई चुनौतियां भी सामने आईं, जिन्हें समझना उतना ही जरूरी है जितना इसकी उपलब्धियों को सराहना। सबसे पहले यदि पर्यावरणीय प्रभाव की बात की जाए, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने थार रेगिस्तान के पारिस्थितिकी तंत्र को गहराई से प्रभावित किया। रेगिस्तान जहां कम वर्षा, विशेष प्रकार की वनस्पति और जीव जंतुओं के संतुलन पर आधारित होता है, वहां अचानक बड़ी मात्रा में पानी पहुंचने से प्राकृतिक संतुलन में बदलाव होना स्वाभाविक था। कई इलाकों में जहां पहले केवल मरुस्थलीय झाड़ियां और कैक्टस जैसी वनस्पतियां पाई जाती थीं, वहां अब हरियाली फैलने लगी।